नमस्कार। तो बने रहिए बाडल एक्सप्रेस के साथ। आज हम हैं मुरैना मेला ग्राउंड में, जहाँ जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया है। यानी मुख्य जो मांगे हैं भारत के संविधान में और आज जो देश में लागू नहीं है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे अन्य गरीब पिछड़े दलितों को जो अधिकार मिलने वाले हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को लेकर आज मुरैना मेला ग्राउंड में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके मुख्य अतिथि तमाम कार्यकर्तागण हमारे साथ मौजूद हैं और आज बात कर लेते हैं बाबूजी से कि आज का जो उद्देश्य था और क्यों था और किस लिए था। तो बाबूजी, सबसे पहले आपको स्वागत है। मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष, इस समय संरक्षक, अलीगढ़ जिला पड़ता है मेरा, उत्तर प्रदेश में। क्या उद्देश्य थे आज जो आप यहाँ मीटिंग में पहुँचे, इतनी दूरी से पहुँचे, और क्या उद्देश्य को लेके आए आप? धरती मानवतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई गौतम जी ने हमको इधर आमंत्रित किया कि जातिगत जनगणना जो एक बड़ा मुद्दा है उसके संबंध में धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ मुरैना में था। इसमें हमको बुलाया गया, हम अलीगढ़ से चल के यहाँ आए। तो जातिगत जनगणना, चूँकि सन 1931 के बाद में जातिगत जनगणना ओबीसी की और माइनॉरिटी की नहीं हो रही है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो चूँकि संविधान में वो प्रावधान निहित है, उसके लिए हर वर्ष होती है, हर 10वें वर्ष पे जातिगत जनगणना होती है। लेकिन ओबीसी की और माइनॉरिटी की ये जनगणनाएं नहीं हो रही हैं। तो ये बड़ा इशू है, पूरे देश का इशू है। और जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है? वो ज़रूरी इसलिए है कि अब बहुजनों की जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, उनकी आबादी 90% से ज़्यादा हो चुकी है। 85% तो 1931 की जनगणना के आधार पर है। तो ये जो मनवादी सरकारें हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रही कि ये खुलासा हो जाएगा कि बहुजनों की कितनी आबादी है, इनके IAS कितने हैं, इनके IPS कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, न्यायाधीश कितने हैं। इस सारी बातों का खुलासा हो जाएगा, इसलिए ये मनवादी सरकारें ये जातिगत जनगणना नहीं करा रही और उस मुद्दे को डाइवर्ट करती हैं। तो मानवतावादी धरती मानवतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज का कार्यक्रम रखा, तो उसका मुद्दा ही ये था कि जातिगत जनगणना के संबंध में धरना प्रदर्शन करना है, अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को देना है। तो उसी कार्यक्रम में हम इधर शामिल हुए। कितनी पार्टियां इसमें शामिल हुई? इसकी कोई बड़ी रूपरेखा क्या है? कब इसके लिए आंदोलन करना है? किस समय पे क्या शेड्यूल बनाया है आपने? कैसे काम करोगे? इस पर अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए आगे की क्या रूपरेखा है? 77 वर्ष की आज़ादी में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनकी स्थिति सुधारने के लिए बहुजन समाज के जितने भी लोगों ने राजनीतिक दल बनाए हैं और सामाजिक संगठन बनाए हैं, तो उन सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करना, उन पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करना और उन पॉलिटिकल पार्टियों का एक गठबंधन बनाना, इस काम के द्वारा ही हमारे बहुजन समाज की सारी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। उसी काम में हम लोग लगे। आप जिस समाज की ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी आज उन्हीं मनवादी पार्टियों का सदस्य है, वो कट्टर वाला सदस्य है। वो पार्टियां तो नहीं चाहती कि ये जनगणना हो, लेकिन वो सदस्य उसी के हैं। तो उसी पार्टी के खिलाफ कैसे अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा? ऐसा है कि जो पूना पैक्ट के माध्यम से जो हमें दोहरे मत का अधिकार मिला था, जिससे हमारे हित चिंतक प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में पहुंचते, गांधी ने एक षड्यंत्र के तहत आमरण अनशन शुरू किया यरवदा जेल में
और बाबा साहब को मजबूरी में उस पूना पैक्ट पे दस्तखत करने पड़े। उससे हमारा दोहरे मत का अधिकार ख़त्म हो गया। आज जो 131 सांसद एससी और एसटी के चुन के जाते हैं, वो उन दलों के गुलाम होते हैं, वो समाज के हित चिंतक नहीं हैं, जिसकी वजह से वो हमारी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम इकट्ठे होकर के जो समाज के लिए वास्तव में चिंतित हैं, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में और लोकसभा में भेजें, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। लगातार अभी एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अभी डिसीजन दिया गया, उसमें कहा गया है कि अभी जातियों में भी बांटकर और उनको आरक्षण दिया जाए। अब उसको लेकर तमाम जातियां सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। इसको टूटने से क्या फायदे हैं और क्या लॉस है इसके? देखिए, ये जो मनवादी सरकार है, वो हमारा ध्यान बांटती है, कोई ऐसा मुद्दा उछाल के ध्यान बांटती है। 77 वर्ष की आज़ादी में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो 22.5% आबादी है, तो 22.5% आरक्षण कोटा किसी भी विभाग में 77 साल में पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा नहीं हुआ है तो शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण करके वो कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में तो उन्होंने कोई ठोस रणनीति बताई नहीं। सिर्फ वो इस तरीके से डिसीजन दे करके सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ध्यान को बांटने का काम किया है। तो उससे हमारे बहुजन समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। हम उस डिसीजन का विरोध करते हैं, उसको खारिज करते हैं। और हमें जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, वहाँ आरक्षण शब्द नहीं है, रिजर्वेशन शब्द नहीं है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन शब्द है, प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में। तो जनसंख्या के अनुपात में हमें हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कितने बरसों तक ये हो सकता है? अभी साहब कांसीराम जब आंदोलन किया, उन्होंने तमाम दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन किया, आप भी शायद उसके सदस्य रहे होंगे, उस समय रहे होंगे, लेकिन उस समय एक बड़ा हुजूम बन रहा था। आज वो बिखंडर में पड़ा हुआ है, उस समय नहीं हो पाया। इस समय उस समय की जो रिपोर्ट थी, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो या फिर जो साहब कांसीराम जी की जो मांगे थी, बाबा साहब को भारत रत्न, ऐसी मांगे मान ली गई, लेकिन उसके बाद भी फिर जो जातिगत जनगणना की जो मांगे लगातार उठ रही हैं देश के अंदर, तो वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं और अभी एकजुट भी नहीं है बहुजन। इस मामले में कैसे देखेंगे? देखिए, मानवर काशीराम साहब ने जब आंदोलन शुरू किया था, तो उस समय ये बहुजन समाज उतना जागरूक नहीं था। अब वो जागरूक हो गया है। अब ज़रूरत है उसको संगठित करने के लिए। संगठित करने के लिए तमाम प्रांतों में लोग लगे हैं, प्रयास हो रहा है। वो निश्चित रूप से इकट्ठे होंगे और अब बहुत तेज़ी से इकट्ठे होकर के हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। जागरूक तो हैं, लेकिन चारों तरफ बटे हुए हैं, इकट्ठे नहीं हैं। उनको लाने के लिए हमारा क्या प्रयास तो रहे? इकट्ठा करने के लिए प्रयास जारी है। अभी 2 मीटिंगें जयपुर में हुई थी, डॉक्टर भगवान गवई के निर्देशन में। 7 जुलाई को दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, द्वारका सेक्टर 12 में अम्बेडकर भवन में। ये चौथी मीटिंग 3 दिन का चिंतन शिविर पुणे में 23, 24, 25 अगस्त को वहाँ आयोजित किया गया, वहाँ चिंतन हुआ। अभी 5वां सम्मेलन 28-29 सितंबर को लखनऊ में अभी आयोजित हुआ है। तो उसके लिए प्रयास हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है और ये निश्चित रूप से आपको 2, 3, 4 महीने के अंदर एक नई चीज़ आपको नज़र आएगी। तो ऐसा हमारा भरोसा है।